एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस के ऑर्डर मालूम करने हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिसेस को उर्दू में कालक कहते हैं और ऑर्डर को उर्दू में मर्तबा कहते हैं। मैट्रिसेस की डेफिनेशन है a rectangular array or a formation of collection of real number, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such that 1, 3, 4, 7 to 0 and then enclosed by bracket is said to form a matrix. Similarly, 0, 3, 4 is another matrix. इसमें बता रहे हैं कि कोई भी आपका रियल नंबर है, जैसा कि इन्होंने फर्ज यहाँ पे किया है 0, 1, 2, 3, 4, 7। इन रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि मुस्ततिली फॉर्म में लिख लिया है और फिर उसके बाद इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दिया। अब जो न्यू फॉर्म इसकी बनी है इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि मैं सपोज कर लेती हूँ 0, 1, 2, 3, ये रियल नंबर्स मैंने सपोज करिए खुद से, ये 4 रियल नंबर्स। अब इन 4 रियल नंबर्स को अगर मैं मुस्ततिली या मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में या इसको रेक्टेंगुलर की फॉर्म में अगर मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद ब्रैकेट लगा देती हूँ, तो इसका मतलब जो न्यू फॉर्म बनेगी वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। जैसा कि अब मैं इसको लिख लेती हूँ स्क्वायर की फॉर्म में। इसमें मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, देखिए मैंने इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी है। स्क्वायर है, स्क्वायर का पता है आपको कि जिसके चारों अजला बराबर हों, इनकी तमाम साइड्स जो सी होती हैं, 4 की 4 साइड जो सी हैं वो बराबर हों, उनको स्क्वायर कहते हैं। और रेक्टेंगल कहते हैं जिनकी ऑपोजिट साइड आमने सामने की जिनकी साइड्स बराबर हों उनको रेक्टेंगल कहते हैं। और उनका जो सा ज़ाविया होता है, एंगल जो सा होता है उनका 90 का होना चाहिए। उर्दू में उसको कायमा कहते हैं, कायमा ज़ाविया होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है रेक्टेंगल और स्क्वायर की। यहाँ पे क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है, हमें बताया है कि जो सी आपके पास अरेंजमेंट होनी चाहिए वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, यानी कि मुस्ततिली होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कहा मुस्ततिली बनावट होनी चाहिए। और यहाँ पर हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? स्क्वायर वाली फॉर्म तो गलत बनती है इस हिसाब से, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती जाऊँ कि जो स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल टाइप होती है रेक्टेंगुलर। मैंने ये आगे भी इसको हाईलाइट करके बताया हुआ है, तो आप वहाँ से अपनी कन्फ्यूजन आगे दूर कर लीजिएगा। अब यानी कि यहाँ पर देखें कि ये तो हो गया कि हमने सपोज किया 4 डिजिट्स हमने सपोज किए, रियल नंबर्स हमने सपोज किए, उनको हमने इस तरतीब के साथ लिखा। स्क्वायर में लिख लो या रेक्टेंगुलर में लिख लो, कोई इशू नहीं होता इसका। उसके बाद हमने क्या किया, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट भी लगा दी। अब जो ये वाली फॉर्म है ये हमारे पास कहलाएगी मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास इस फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स है। यानी कि उसकी एंट्रीज आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो और वो क्लोज्ड हो बाय ब्रैकेट्स, उसको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ लग गई हो। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है we we term the real numbers used in the formation of matrix as entries or element of the matrix. मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी आपके पास एंट्रीज होती हैं, जितनी भी आपके पास टर्म्स होते हैं उसको हम एंट्रीज कहते हैं। यानी कि आपके पास जो 0, 1, 2, 3 ये जो आपने यूज़ की हैं टर्म्स, इसको हम मैट्रिक्स ये ओवरऑल तो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर जो आपके पास टर्म्स हैं यानी कि 0, 1, 2, 3 इनको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। और इसी तरीके से उर्दू में यहाँ पे देखें इसको एलिमेंट्स को अरकान कहते हैं और एंट्रीज को अंदराज कहते हैं। कोई पूछ सकता है कि एंट्रीज किसे कहते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं और एंट्रीज किसे कहते हैं। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जो भी चीज़ है उस जो भी चीज़ जो सी इसमें रियल नंबर्स जो भी यूज़ हो रहे हैं वो रियल नंबर्स हमारे पास कहलाएंगे कि वो एलिमेंट्स हैं।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने यहाँ पे दिया है द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एम। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है, बड़े हरूफ पे तहजीब यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि अब इसका नाम यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि इसका नाम खुद से ये ए है, इसको ए का नाम दे देती हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एल एम एन, लेकिन शर्त यह है कि बड़े हरूफ होने चाहिए, हरूफ पे तहजीब होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगुलर स्क्वायर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी डेफिनेशंस दी हुई है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगुलर में नहीं होती, स्क्वायर में होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगुलर में भी होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं। और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेक्टेंगुलर में भी होती हैं, स्क्वायर में भी होते हैं। ये सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आपस में रिलेट करती हैं, कैसे ये आपस में स्पेशल टाई बनती है। नेक्स्ट यहाँ से डायग्राम से भी आपको शो हो रहा है कि देखिए आपकी डायग्राम रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस फॉर्म में होती है, इस शक्ल में होती है, और जो स्क्वायर होती है वो इस शक्ल में होती है जिसके चारों अजला बराबर होते हैं। और यहाँ पर हाईलाइट करके बताया हुआ है कि स्क्वायर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, और ये इसकी रीज़न भी साथ में दी हुई है। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ये वो वाला क्वेश्चन बनता है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन करता है कि मैम यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, आपने अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन कुछ आपके पास क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में आते हैं, तो उसके लिए ये वाला मैंने पोर्शन रखा था कि आपको पता चल जाए कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में आप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हम डेफिनेशंस दी है कि रेक्टेंगल क्या होते हैं उर्दू मीडियम के लिए भी, कि चकोर शक्ल होती है जिसके जाविये कायमा होते हैं, यानी कि इसके 90 डिग्री सेल्सियस का जाविया होता है, और आमने सामने के अजला जो से उनकी मिकदारें बराबर होती हैं। यानी कि अगर अगर हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, इस साइड की, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो सी है इसकी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर होगी। और ये ऑपोजिट, अगर ये देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड देखें तो उनकी मिकदारें वो कहना है कि ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इनके एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। नेक्स्ट हमने देखना है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का होता है, कालब का मर्तबा क्या होता है। कतारों और कॉलमों की तादाद से कालब का मर्तबा तयन होता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स नॉन एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कतारें क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कतारों को इंग्लिश में रोज कहते हैं और कॉलमों को इंग्लिश में कॉलम्स कहते हैं। और इसके बारे में ये इन्होंने एक मिसाल भी दी हुई है कि आपके पास ये मिसाल है, तो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं, देखिए मैं आपको मज़ीद इसको बता देती हूँ डायग्राम के साथ। देखिए सपोज़ ये हमारे पास इन्होंने एम दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स। देखिए अब ये मैट्रिक्स हम इसको बोलेंगे, इनको नंबर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी है और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट भी है 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब हमने देखना है रोज़ क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो इस वे में होती है, इस तरफ जो होती है, ठीक है, इस वे में होती है, जो हॉरिजॉन्टल वे में होती है, यानी कि इस वे में जो सी होती है उसको हमेशा हम कहते हैं कतारें, या इंग्लिश में कहते हैं रोज़। और जो हमारे इस डायरेक्शन में होती हैं उसको हम कहते हैं कॉलम, और उर्दू में भी कॉलम्स कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इधर इधर देखें हमारे पास कितनी रोज कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 3 कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है, ये देखें ना, ये चीज़, ये 2 0
3 2, ये हमारे पास टोटल ब्लू वाली साइड देखें आप तो 3 हमारे पास कॉलम्स बनते हैं। और अगर हम रोज़ को देखें, कतारों को देखें तो ग्रीन वाली साइड को देखें 1 2 3, यानी कि एक रो ये बन गई, 1 0 2 एक रो हमारे पास ये बन गई। हमारे पास टोटल रोज़ कितनी बनी, 2 बनी, यानी कि हमारे पास 2 रोज़ हैं। रोज़ मतलब कतारें। और कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम देखेंगे तो हमारे पास एक ये है, एक ये, 2 और ये 3। हमारे पास 3 हमारे पास क्या है, कतारें हैं, यानी 3 हमारे पास कॉलम्स हैं ये। तो इनकी तादाद को अगर हम, ये हमारे पास इनकी तादाद हो गई, यानी कि हमें इतना पता चल गया है कि जो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो चीज़ होगी, इस डायरेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे, ये पूरी लाइन जो सी होगी वो एक कतार को शो करेगी। जैसे ये पूरी लाइन जो सी वो एक कतार को शो करेगी। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल इसको देखेंगे, ए 1 1 जिस तरह बनता है, ये फुल 1 1 जो सा इस डायरेक्शन में ये कॉलम होगा, 2 0 जो सा होगा वो एक कॉलम होगा, 3 2 जो सा होगा वो एक पूरा कॉलम होगा। टोटल कॉलम कितने होंगे, यहाँ से 1 2 3 इस तरह की ब्लू लाइंस बन रही हैं तो इसका मतलब 3 कॉलम है, और 2 ग्रीन लाइंस बन रही हैं, इसका मतलब 2 हमारे पास क्या है, रोज़ हैं। तो अब हमें पता चल गया कतारें किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, यानी कि रोज़ किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। अब इनकी तादाद को ऑर्डर कहते हैं। इनकी तादाद जितनी है, यानी कि हमारे पास 2 इसकी रोज़ हैं, 3 इसके कॉलम हैं, तो ये इनकी क्या है, तादाद। इन तादाद को ऑर्डर कहते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें, तो आप फ़ौरन से उसके रोज़ देखेंगे कितनी रोज़ हैं, आप काउंट करेंगे कितने कॉलम्स हैं, दोनों को लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, यानी कि मर्तबा होगा कॉलम का। नेक्स्ट ये है कि एक तरतीब से लिखा जाता है जवाब, जो भी हो उसको एक तरतीब दी जाती है कि इसको इस वे में लिखते हैं। तो अगर हम याद रखना, 2 हमारे पास यहाँ पर रोज़ हैं और 3 हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या बता रहे हैं, इसको लिखने का तरीका है कि आपने हमेशा यहाँ पर इस साइड पर रोज़ लिखनी है, ठीक है। उसको आपने एम से रिप्रेजेंट करना है, रोज़ को स्मॉल एम से। अगर आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो तो मैट्रिक्स के लिए शो करवाते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि अगर आपने मैट्रिक्स को डिनोट करवाना है तो हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, बड़े हरूफ तहजी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने स्मॉल एम यूज़ करना है। इसमें हम स्मॉल एम यूज़ करेंगे फॉर रोज़ के लिए, ये हमने रोज़ के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि कतारों के लिए, ठीक है। और जो सा होगा स्मॉल एन जो सा होगा वो यूज़ करेंगे हमेशा कॉलम्स के लिए। एक तरतीब है जवाब देने की, ठीक हो गया, कॉलम्स के लिए, ठीक है। इसी तरतीब को लेते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमने ये तो देख लिया कि एम जो सा होगा वो हमेशा शो करवाएगा रोज़ को और एन हमेशा कॉलम को शो करवाएगा। ये ऑलरेडी इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि इसी तरीके से एम ही हमेशा रोज़ को शो करवाएगा और एन ही हमेशा कॉलम को शो करवाएगा, ठीक हो गया। अब फिर हम ऐसे लिखेंगे 3, सॉरी हमारे पास रोज़ की कॉलम्स कितने थे, रोज़ कितनी थी, 2 थी, 2 बाय, और कॉलम हमने निकाले थे 3। मैं ब्लू इसलिए करी क्योंकि हमने पीछे हमने देखा था 3 हमारे कॉलम बन रहे थे, 2 रोज़ बन रही थी। तो ये ग्रीन शो करवा रहा है हमारे पास रोज़ को और 3 हमारे पास जो सा वो शो करवा रहा है कॉलम को, ठीक है। इस फॉर्म में यानी कि एम बाय एन की फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमेशा रोज़ लिखेंगे, उसके बाद एंड पे लिखेंगे कॉलम, ये फॉर्म में आपने आंसर देना है। तो फिर आपका कॉलम का मर्तबा यानी कोड ऑफ मैट्रिक्स मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये वही एग्जाम्पल है, इसको उन्होंने 2/3 के फॉर्म में लिखा है। 2 रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक।
ठीक है। और कैपिटल एम से डिनोट किया हुआ है मैट्रिक्स को, और इधर बता भी दिया है कि 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं, इसी तरीके से नीचे। और इसी तरीके से ये कोई एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर ये 3 यहाँ पर कतारें हैं और 3 ही यहाँ पर रोज़ हैं, और इनको 3 बाय 3 लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हमारे पास ये एक उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है 3 to 5। इसमें देखिए सिर्फ हमारे पास एक रोज़ है, और अगर इसकी डायरेक्शन देखें 3 की नीचे नीचे लेकर जाएं, 2 की भी नीचे लेकर जाएं, 5 की भी नीचे को लेकर जाएं वर्टिकल, तो हमारे पास 3 हमारे पास क्या बनते हैं, कॉलम बनते हैं, और 1 रोज़ बनती है। रोज़ को हमेशा पहले लिखते हैं और कॉलम को हमेशा बाद में लिखते हैं। कतार को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/3। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में भी ये सारा वही क्वेश्चन है। आप एक नज़र से देख लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दें। नेक्स्ट डिटेल में ये बुक में से ही पिक्चर्स ली हुई हैं, ये देखें। ये उर्दू मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए उन्होंने बताया हुआ कि इस डायरेक्शन में जो सी होगी उनको रोज़ कहते हैं, और इस डायरेक्शन में जो सी उनको कॉलम कहते हैं। और कॉलम को उन्होंने C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और रोज़ को उन्होंने ज़ाहिर किया हुआ R1 R2 R3 से। इसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने रोज़ को R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर कॉलम को C1 C2 से किया है। ठीक है, कतारों को उन्होंने R1 के साथ R के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये 1 2 3 इसलिए शो करवाएं कि 3 है टोटल इसमें रोज़ हमारे पास इस मैट्रिक्स में। ये जो A वाली मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज़ हैं, और B वाली मैट्रिक्स में उन्होंने बताया कि ये 3 कॉलम है, ये 1 2 3 इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डिटेल में दी हुई है डेफिनेशंस। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं गिवन क्वेश्चन, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, a इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दूसरा ए पार्ट है, वो ये है। इसमें अब हम देखेंगे रोज़ कितनी है हमारे पास। ये देखिए, ये एक रो 2 3 टोटल, ठीक है, और 5 -5 और 6 हमारे पास कितनी रोज़ बन गई, 2 हमारे पास रोज़ बन गई, इनकी कतारें बन गई। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये 2 -5 3 6 इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या बन गई, 2 ही कॉलम्स बन गई। अब इसको अगर हमने इसका मर्तबा मान करना है, इसका ऑर्डर, इसका आंसर करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। मैंने बताया सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रोज़ को लिखेंगे। तो 2 बाय, अब हम लिखेंगे कॉलम्स लिखेंगे 2, तो ये इसका क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको इस तरीके से आंसर कर देना। आपने देखने कितनी कतारें कितने कॉलम्स हैं, उसको इस तरतीब के साथ लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C इज़ इक्वल टू 2 4। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है कि कोई भी आपके पास रियल नंबर्स हैं उनको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में लिखें, और उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएं। वो जो आपके पास फॉर्म बनेगी उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किया होता है। तो आपने ये इन तीनों चीज़ों को देखना है और फ़ौरन से कह देना है कि ये हमारे, अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप फ़ौरन से कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन शेप है ये मैट्रिक्स की है। ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आप देख लें, रोज़ हम आपके पास कितनी है, 2 है, नहीं 1 है। 2 और 4 दोनों को देखना है, ये फुल डायरेक्शन में हमारे पास कितनी है, 1 है हमारे पास रो। नेक्स्ट आपने देखना है इसके कॉलम्स कितने हैं, 2 से नीचे के लिखे जाएंगे, 4 से नीचे, तो हमारे पास कितनी कॉलम्स बन रहे हैं, 2 कॉलम्स बन रहे हैं। अब हमने एक तरतीब रखी हुई है कि किस तरह हमने आंसर देना है। सबसे पहले हमने क्या, कतारें लिखनी, उसके बाद लिखना है कॉलम्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे कॉलम्स को 2, 1 कॉलम्स है इसमें, 1 हमारे पास रोज़ हैं और 2 हमारे पास क्या है, कॉलम्स। तो उसके दरमियान हम बाय लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी वाला कर लेते हैं। ये हमारे पास है 2 3 0 1 2 3
2 4 5। अब इसमें देख लेते हैं रोज़ कितनी हमारे पास 2 3 0। यहाँ तक एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में एक लाइन बन गई, एक रो बन गई। 1 2 3 सेकेंड, इसको R1 कह लो, R2 कह लो, और इसको 2 4 5, ये R हमारे पास 3 हो गए। हमारे पास रोज़ कितनी होगी टोटल? 3 होगी टोटल रोज़। नेक्स्ट हमारे पास हम कॉलम्स को देख लेते हैं। 2 1 2 इस डायरेक्शन में एक हमारी हो जाएगी, 3 2 4 इस डायरेक्शन में, 0 3 5 एक इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास टोटल ब्लू लाइंस कितनी है, वर्टिकल लाइंस कितनी है? 3, जिसका मतलब 3 हमारे पास कॉलम्स होंगे। और तरतीब क्या है, किस तरतीब के साथ हमने लिखना है? सबसे पहले हमने रोज़ को लिखना है, उसके बाद हमने क्या लिखना है? कॉलम्स को। हम सबसे पहले लिखते हैं रोज़ हमारे पास क्या है? 3 रोज़ हैं। कॉलम्स हमारे पास क्या हैं? कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं। इनके दरमियान हम वाई लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है, ये हमारा इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारा ऑर्डर निकल गया है पार्ट जी का। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है एज 2 3 4 1 0 6। इसमें देखते हैं कितनी रोज़ हैं। 2 3 4 और 1, यानी कि एक रो बन गई। टोटल 1 0 6। टोटल हमारे पास कितनी रोज़ बन गई? 2 रोज़ बन गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कॉलम्स देखते हैं। सेकेंड और ये थर्ड, इसको C1 लिख लो, C2 C3। हमारे पास कितनी है? टोटल 3 कॉलम्स हैं। और क्या तरतीब है? सबसे पहले हमने क्या करना है? 2 लिखना है। ये 2 ग्रीन कलर हमारे पास कतार को रिप्रेजेंट करते हैं रोज़ को, और ब्लू हमने यहाँ पे लिया है कॉलम्स को। तो इसके दरमियान हम वाई लिख लेते हैं और हमारा हो जाएगा कंप्लीट आंसर। बाकी जो से क्वेश्चन रहते हैं आपने एक्सरसाइज 1.1 के, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, और मुझे आपने मैसेज कर देना है, टेक्स्ट कर देना है सॉल्व करके होमवर्क, और मैं आपको आपके चेक कर लूँगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपने क्वेश्चन खुद करने हैं।